ये भी काफ़ी प्राउड फील होता है गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी आपको जॉब मिले तो काफ़ी फैमिली प्राउड और रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आपकी फैमिली को भी रिस्पेक्ट मिलती है। आप कहीं पे भी जाओ, आप एक ऑफिसर हो। क्वेश्चंस में भी मैंने ऐसे किया, पहले ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया तो थर्ड फिफ्थ ऐसे कर लिया, एक चैप्टर हुआ उसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो अगर 200 क्वेश्चन है तो मैं एक बार में मतलब उस चैप्टर के सिर्फ 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन जब वो तैयारी शुरुआत करते हैं अपनी, तो काफ़ी सारे बुक्स उनके सामने आते हैं। लीसेंट का उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया, पैरामाउंट, मतलब दुनिया भर के कोचिंग से के भी बुक्स हैं, नोट्स भी हो जाते हैं, तो सब इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो देख के पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तो आप नए एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि शुरुआती तैयारी कैसी करें, शुरू घुसें कैसे तैयारी में? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को एक गुड न्यूज़ दे देता हूं। दोस्तों, प्रिपरेटर एप्लीकेशन के नए सेगमेंट ड्रीम पैक में आपको 25% का डायरेक्टली डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑफर है। और इस ड्रीम पैक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है मैं फटाफट से बता देता हूँ। बेल स्ट्रक्चर वीडियो लेक्चर मिलेंगे फ्रॉम द ड्रीम टीम एंड एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी समरी, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ है जो कि आपकी आने वाली यूपीएससी प्रिपरेशन को आसान बना देंगे। तो डाउनलोड कीजिए प्रिपरेटर एप्लीकेशन टू ग्रैब दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी विद इंडियाज बेस्ट यूपीएससी फैकल्टी एट एन अफोर्डेबल प्राइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाएं, लिंक पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल करें और इस ड्रीम पैक के साथ जुड़कर अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम क्रैक करके रखे हैं। और इनके एग्जाम क्रैक करने की लिस्ट थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने इस नोट कर लिया एक पेज पर। तो मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 में सिलेक्टेड है एएसओ पोस्ट पर, और अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इन डीडीए। और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, एनबीएस दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम क्रैक किया है, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया है, एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, इसमें भी इनका फाइनल रिजल्ट आ गया है और वो भी क्रैक हो गया। तो आज इनकी जर्नी जानेंगे इस इतने सारे एग्जाम क्रैक करने के पीछे क्या इनकी स्ट्रेटजी रही और क्या मोटिवेशन रहा कि इतने सारे एग्जाम लगातार क्रैक करते रहे, क्या इनकी अप्रोच रहती है पढ़ने की। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। और हर बार बोलता हूँ, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो निखिल जी, स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू वेरी मच। निखिल जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, और आप कहाँ से हैं? तो मेरा नाम निखिल है और मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस बीटेक की थी, 2016 में पास आउट हूँ। उसके बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी, तो मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी, तो वहाँ पर आईटी रोल था मेरा। फिर उसके बाद मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और जो फर्स्ट एग्ज़ाम जिसके थ्रू मैंने जो जॉब स्विच किया प्राइवेट सेक्टर से, जिससे मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, वो दिल्ली हाई कोर्ट वाली जॉब थी। और उसके साथ साथ मैं दूसरे एग्ज़ाम्स भी दे रहा था, तो CGL 18 वाला क्लियर हुआ और उसमें मेरे को एएसओ पोस्ट मिली थी। और अभी एट प्रेजेंट मैं डीडीए में काम कर रहा हूँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके। और निखिल जी, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई वहाँ से शुरुआत से बताइए, आपने कब मन बनाया कि मुझे सरकारी जॉब करना है? क्योंकि आप आईटी फील्ड में थे, पहले से ही जॉब कर रहे थे आप, और काफ़ी अच्छे जॉब होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, गवर्नमेंट एग्जाम के फील्ड में कब आप स्टार्ट किए तैयारी करना, और कौन से एग्जाम क्रैक किए, उनका क्या रिजल्ट रहा, थोड़ा डिटेल में बताइए। सो पहले तो जब कॉलेज में था तब मेरे को गवर्नमेंट जॉब का कुछ खास आइडिया नहीं था कि प्रिपरेशन करनी है। तब तो माइंड यही था कि कैंपस प्लेसमेंट लेंगे और कोई भी जो भी कंपनी में सिलेक्शन होगा उसी में जाएंगे और आईटी सेक्टर में रहेंगे। फिर जैसे सिलेक्शन हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हुई, फिर मैंने जॉब जब ज्वाइन कर ली, फिर उसके साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स को देख रहा था और हमारे सीनियर्स का ना CGL में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और MBA में ASO इस तरह का सिलेक्शन, और काफ़ी वो अच्छी डायनेमिक जॉब प्रोफाइल लगी कि लगा भी थोड़ा सा कि कॉर्पोरेट से थोड़ा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हो गई है। तो उससे मैं फिर CGL के लिए इंट्रोड्यूस हुआ और फिर मैंने CGL के लिए मेन फोकस किया, प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद जॉब के साथ ही जब मैंने आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली थी उसके बाद, ठीक है। फिर उसके साथ क्या हुआ, जैसे CGL में थोड़ा सा डिले आया तो मैंने सोचा कि अब नॉन टेक्निकल के साथ साथ कि एक एग्ज़ाम पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकता मैं, तो फिर टेक्निकल अपने जो बीटेक वाला बैकग्राउंड है उसके एग्ज़ाम्स भी थोड़ा फोकस करता हूँ। तो फिर मैंने टेक्निकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो उसके साथ साथ फिर मेरा उसमें जो फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हुआ वो दिल्ली हाई कोर्ट का था। तो फिर मैंने उससे अपने प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के मैंने दिल्ली हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया था। और साथ साथ ये CGL और बाकी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स भी दे रहा था मैं, जैसे जिसमें CHSL CPO क्लियर हो गया।
CHSL क्लियर हुआ था, उसकी पोस्टिंग जैसे थोड़ी दूर आई थी काफ़ी, और मेरा इस दौरान ये भी था कि दूसरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे तो अभी नहीं जाता। और CPO में वो था कि एक्सपीरियंस के लिए वो अच्छा वो हो गया, और फिर फिज़िकल देने में नहीं गया था उसमें जब उस टाइम पे हो रहा था। और फिर उसके बाद अलावा जैसे जो बताया आपने स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम्स के लिए इसमें, तो ये RRB JEIT ये भी IT का था, बट इसमें मुंबई पोस्टिंग मिली थी, तो ये भी नहीं ज्वाइन किया। दिल्ली हाई कोर्ट तब तक मैं ज्वाइन कर चुका था, और जो बाकी नॉन टेक्निकल और IT टेक्निकल एग्जाम्स है वो क्लियर हो गए थे। फिर ये CGL 18 के थ्रू मेरे को ASO मिला AFHQ में, बट अभी इसकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। उससे पहले मेरी DDA में ज्वाइनिंग आ गई, जो 5800 ग्रेड पे की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो मैंने फिर यही ज्वाइन कर लिया अभी। ओके, तो आप वर्किंग थे तो एक मोटिवेशन होना चाहिए अगर दूसरे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी ऐसा है कि जॉब की इतनी मारामारी, अगर कोई एक जॉब मिल जाए तो वहाँ से आपको ये मोटिवेशन कैसे मिल रहा था कि मेरे जॉब अच्छा खासा चल रहा है, उसके बाद भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और फिर दूसरा आप जॉब से आते हो हारे थके होते हो, फिर पढ़ाई करना है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है कि मुझे पढ़ना है और एग्जाम क्रैक करना है? तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रीज़न पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप किसी जॉब के लिए जा क्यों रहे हो। वो जॉब मेरी चल रही थी, स्टेबल थी, ठीक है, उससे मेरे को एक ऐसे मेरे को कंफर्ट ही मिला कि एक मेरे पास ये है कि मेरे को अब ये है कि मैं बिल्कुल अनएम्प्लॉयड वाले जोन में नहीं हूँ। अगर एग्ज़ाम मेरे को क्लियर नहीं भी होता तो मेरे पास एक एक्चुअली सेफ्टी जोन वाले में मैं बैठा हूँ ऑलरेडी, तो उससे मेरे को ये था रिलैक्स स्टेट से पढ़ सका। और दूसरा फिर मैंने पर्पस क्लियर कर लिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो उसके क्या क्या मोटिवेशन है वो मैं पिन डाउन एक पेज पे पेन डाउन कर लिया मैंने कि ये रीज़न है भाई मेरे को करना ही है। और जैसे जो आपका क्वेश्चन है कि हाँ ऑफिस के बाद, तो ऑफिस के बाद मैंने कुछ एक टाइम तक इसको परस्यू करना चाहा, तो बट वो देखा कि ऑफिस के बाद फिर पॉसिबल नहीं, तो फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट कर लिया अपना। मॉर्निंग मैक्सिमम जो 70 to 80% जो मैं स्टडी कर रहा हूँ मॉर्निंग कर रहा हूँ। फिर हाफ एन आवर 1 आवर जो है बीच में जो से लंच ब्रेक आ गया ऑफिस का, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर रीडिंग या क्विज़िज़ के ऐप्स हैं उसको रेफ़र कर लिया। और फिर घर आने के बाद, ऑफिस से घर आने के बाद, फिर मैंने कुछ एक रिवीजन कर ली और 1-2 सब्जेक्ट का उठा लिया जो बट टफेस्ट सब्जेक्ट था, जैसे मैथ्स जो मेरे को लग रहा था कि जिसकी वेटेज भी ज़्यादा है और जो इंपॉर्टेंट भी है, तो वो मॉर्निंग में क्लियर करके गया। फिर वीकेंड को यूटिलाइज़ किया। वीकेंड हमारा जैसे संडे को ऑफ रहता था, तो संडे को फुल डे कोशिश किया मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर लूँ मॉक टेस्ट में, रिवीजन में, और जो टफ टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी है तो उसको उस टाइम पे कर लूँ। आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था CGL का? नहीं, ये सेकंड था। 17 वाला दिया था, उसमें लास्ट में जो फाइनल कट ऑफ है TA वाली जो थी 525 524 थी, तो मेरे 521 पॉइंट समथिंग थे। ओके, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी, और स्ट्रेटजी थोड़ा डिटेल में आप शेयर करिए, सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने रखा था, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो ये डिटेल में थोड़ा बताइए। अभी आप इंग्लिश के बता रहे थे, तो इसमें इंग्लिश GK और ये सब्जेक्ट वाइज थोड़ा मैथ के लिए कैसे तैयारी करी, इसको डिटेल में थोड़ा बताइए। तो मेन फोकस यही था कि बीइंग ए वर्किंग एस्पिरेंट तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज नहीं दे सकता, सबको इक्वल टाइम नहीं दे सकता, तो मेन ये है मैथ्स और इंग्लिश को वेटेज देनी थी। ठीक है, रीजनिंग मेरा फंडामेंटली वैसे स्ट्रॉन्ग था, तो बस उसके लिए कुछ ज़्यादा रेफर नहीं किया था मैंने। वो मॉक टेस्ट और क्विज़ से ही रीजनिंग कवर कर ली थी, और उसके लिए कोई बुक नहीं ली थी। जो कोई टफ टॉपिक लगा मेरे को, जैसे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के जो टफ टॉपिक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, इनके लिए यूट्यूब वीडियोज़ रेफर कर ली। ठीक है, रीजनिंग पार्ट डन, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सिंपल स्ट्रैटेजी रखी मैंने। तो क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेट करते जाओ तो बंदा उसी में उलझ जाता है कि यार ये भी कर लूँ ये भी कर लो, तो सिंपल रखो। और फिर बाकी उसके लिए रीजनिंग के लिए क्विज़िज़ और मॉक टेस्ट में उसको कवर अप कर लिया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो जो सेट लग रहे हैं पेपर्स उठा रहा हूँ, तो उसमें भी रीजनिंग हो गया। ठीक है, जीके के लिए जैसे वो SSC अड्डा के कैप्सूल वो 100 to 150 पेजेस के अराउंड है, उससे मेरा स्टैटिक पार्ट मैंने उससे अच्छे से कवर अप कर लिया। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हो रही थी, तो करंट अफेयर्स से मतलब ये नहीं था बिल्कुल ही अनटच हूँ मैं, मतलब टच में आ रहा था कि क्या क्या चल रहा है एट प्रेजेंट। और फिर उसके बाद मंथली कंपाइलेशन की वीडियोस जो आती हैं, पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स है काफ़ी अच्छे जिनके हैं, तो उनको रेफ़र कर लिया। और जीके का बस ये था, और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मेरे पास किरण पब्लिकेशंस की बुक थी, तो वो रेफ़र कर लिया मैंने, उससे क्वेश्चन उठा लिए जीके के लिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए कोई ऐसा बुक नहीं ली थी। फिर इंग्लिश और मैथ्स पे मेन आता हूँ। मैथ्स का मैंने 2 बुक्स रेफ़र की थी, पहले राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, एंड सेकंड क्वांटम कैट जिससे बाय सर्वेश शर्मा, तो उसमें LOD 2 तक लेवल किए थे। और राकेश यादव सर के क्लास नोट्स जो वो 1 या 2-3 बार उसको रिवाइज किया, और मतलब अच्छे से उसे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए। एक बार जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, फिर किरण पब्लिकेशन की बुक है प्रीवियस ईयर वाली, उससे क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस में भी मैंने ऐसे किया, पहले ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया तो थर्ड फिफ्थ ऐसे कर लिया, एक चैप्टर हुआ उसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो अगर 200 क्वेश्चन है तो मैं एक बार में मतलब उस चैप्टर के सिर्फ 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसे मेरे जब 5-10 चैप्टर इकट्ठे हो गए, तो फिर मैं जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है फिर वो सारे चैप्टर्स के एक बार कर लिए। तो इससे मतलब मेरा यही है, क्वेश्चंस मैंने वही लिमिटेड किए हैं जितने दिए हुए प्रीवियस ईयर के, बट वो
क्योंकि मैंने 1-2 महीने का गैप दे दिया उनको करने में, तो मेरी मतलब 12 रिवीजन होगी और वो ही लिमिटेड क्वेश्चंस, तो ये थोड़ा स्मार्टली मैंने यहाँ पर कर लिया। ओके, इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताइए। इंग्लिश में रीडिंग पे मेरा मेन फोकस था, क्योंकि इंग्लिश में अभी देखें तो एक तो टीयर 3 का आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें रीडिंग की हेल्प मिलेगी आपको, और दूसरा टीयर 2 भी 200 मार्क्स का है, जिसमें अराउंड 70 to 80 मार्क्स का जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS ये सब रहता है, तो उसकी भी वेटेज जो है वो रीडिंग स्किल्स पे आपकी काफ़ी डिफाइंड होती है कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है उस पर आपको। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, जिसमें यूजुअली अगर किसी एस्पिरेंट को स्टार्ट करना तो स्पोर्ट्स के आर्टिकल, बॉलीवुड की न्यूज़, जो भी आपको जो जिसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है वो न्यूज़ रेफर करके आप एक हैबिट बनाइए रीडिंग की, क्योंकि पूरा इंग्लिश का पेपर जो आपको रीड करके ही वो एक्चुअली क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो रीडिंग एक हैबिट हो जाए। दूसरा, मेरे को वैसे भी रीडिंग का शौक था, जैसे मैं फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स, नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, तो उससे रीडिंग वाला पार्ट हो गया। फिर ग्रामर में भी जैसे मैंने SP बख्शी बुक रेफ़र की थी, एक प्लिंथ टू पैरामाउंट भी है, वो हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल ये लगा SP बख्शी वाला, तो मैंने इसको रेफ़र किया, और इससे SP बख्शी वाली बुक से मैंने 3-4 चैप्टर्स जो हैं वो मेन उठा लिए, कि जिससे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, तो किससे एक्चुअली जो एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस एक्चुअली SSC पूछ कहाँ से रहे, तो वो जो मैंने एनालाइज किया, तो उससे पता चला ये कि आपका टेंसेस हो गया, आर्टिकल्स हो गया या डिटर्मिनर्स जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, प्रेपोजिशंस हो गई, ये आपके 4 सब्जेक्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग है, 4 चैप्टर्स अगर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप मतलब 70 to 80% आप क्वेश्चंस ग्रामर के इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो पहले ये किए, फिर बाकी एक चैप्टर्स को एक 2 बार रीडिंग के लिए। ऐसे इसमें मैं ये कहूँगा कि आप चैप्टर्स को, ग्रामर के रूल्स को बाय हार्ट याद ना करें, पढ़ें 1 बार 2 बार फिर 3 बार, आपको अपने आप वो मेमोरी में आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा वो। तो और इंग्लिश बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशान कर रही है। अगर जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर उठाओ और उसकी रीडिंग करो, तो 1-2 दिन तो वो करते हैं, क्योंकि समझ में कुछ इतना नहीं आता तो वो बोरिंग लगने लगता है, फिर वो छोड़ देते हैं। तो इंग्लिश के लिए जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं उनके लिए आपके कुछ इंग्लिश को लेकर कुछ ऐसे सजेशन या फिर क्या आपकी एडवाइस होंगी कि वो भी अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ? इंग्लिश को आप ऐसे मत लो कि आपको वो मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो टफ एडिटोरियल्स उठाने, आपको जिससे कंफर्टेबल हो रहे हो। जैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसके आर्टिकल सिंपल पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया के जैसे सिंपल आर्टिकल से ज़्यादा टफ वर्ड यूज़ किए होते, तो आप उससे स्टार्ट कीजिए। फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाए आप रीडिंग अपनी बढ़ाते रहे, मतलब मिनिमम आप ये है कि डेली 15 to 30 मिनट्स रीडिंग करें, जिसमें भी जो भी टॉपिक आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उससे स्टार्ट कीजिए। एक बार आपको यही है, 28 दिन में तो हैबिट बन जाती है आपकी, ये है, तो आप 28 दिन 30 दिन तक आप कंटिन्यू करिए, तो आपकी एक बार हैबिट बन गई तो आप फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हो। रीडिंग करिए और साथ में फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ओके, और आपने इतने सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और मेरे मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा लोग फीचर हुए हैं, उन्होंने भी कुछ ने 4 एग्ज़ाम, कुछ ने 8 एग्ज़ाम ऐसे क्रैक किए हैं। तो उनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा नहीं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स अच्छे ही आते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं तो उनको हेट मिलता है कि ये सीट बर्बाद करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। जब इनका टारगेट क्लियर है कि मुझे CGL क्रैक करना है, फिर कुछ और करना है, तो फालतू का एग्ज़ाम देकर दूसरों की सीट क्यों खाते हैं? तो इस पॉइंट पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने भी 7-8 कुछ एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और सब में आप सिलेक्टेड हैं, है ना? और कुछ जॉब्स आपने छोड़ भी रखी हैं, तो इन पर आपका क्या कहना है कि जब गोल क्लियर है CGL तो फिर ये सारे एग्ज़ाम क्यों देना? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि CGL की ना जर्नी बहुत लंबी हो जाती है, तो बहुत पेशेंस और ये सब चाहिए। तो फिर CGL की जर्नी के टाइम पे लगता है कि और एग्ज़ाम्स भी दे दूँ, कि एक एग्ज़ाम पे रिलाई करना भी वो है कि हर एक एस्पिरेंट का वो है कि कब तक नहीं जॉब करूँगा, CGL पे ही कब तक डिपेंड रहूँगा। तो फिर उसके साथ ही मेरा तो जैसे पर्सनली हुआ कि CGL के लिए इतना वेट हो रहा है, डिलेज आ गया, फिर UFM वाला भी इशू आपने सुना होगा, ये वाला भी हमारे टाइम पे चल रहा था। तो फिर मैं टेक्निकल साइड में तो उससे पहले चला गया था UFM वाला, क्योंकि टेक्निकल मेरे को लग रहा था कि टेक्निकल एग्ज़ाम्स का क्या होता है कि इनकी ना एक बार प्रोसेस स्टार्ट होता है तो विद इन 6 months to 8 months ज्वाइनिंग हो जाती है। और मेरे को फिर वो जो IT वाला जो मैं प्राइवेट सेक्टर वाला था वो भी हेक्टिक होता जा रहा था ओवर द टाइम, क्योंकि मैं उसमें सीनियर हो रहा था और मेरे काइंड ऑफ प्रमोशन हो गया था, एसोसिएट मैनेजर वाला हो गया था, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही थी। तो मेरे को ये था अगर 2-3 साल इसमें और रहा तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो फिर मेरा मतलब निकलने वाला जो है गवर्नमेंट सेक्टर वाला जाना वो होनी। तो इसलिए फिर एक टेम्परेरी रूट देखा कि और एग्ज़ाम्स करता हूँ, तो फिर मैं टेक्निकल जैसे आपको बता रहा था कि उससे मैं निकला, तो फिर मैं हाई कोर्ट में चला गया। फिर उससे ये है कि हाई कोर्ट वाला जब जैसे एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि टेक्निकल एग्ज़ाम्स में और भी क्लियर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने और मल्टीपल जो हायर ग्रेड पे किए, मतलब ये कि आपने एक ग्रेड पे फिक्स हो गया तो आप नीचे वाले मत कीजिए, बट एम्बिशंस सबको रखनी चाहिए, तो आपको हायर ग्रेड पे के जो एग्ज़ाम्स आ रहे उसके लिए आप अपीयर हुए।
तो ये था। तो इसका मेन रीज़न जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो रिजल्ट डिले जो होता है वो हाँ, होता उसकी है वजह से क्योंकि मेन हाँ, रीज़न अभी रहता है। बात करेंगे कि एक एस्पिरेंट जब स्ट्रगल कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, आप भी तैयारी कर रहे थे और सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हुआ नहीं था, और उस वहाँ से लेकर जब लड़का सरकारी हो जाता है, सरकारी जॉब ले लेता है, तो उस जो बीच दौरान आपके फैमिली को लेकर मतलब आपके रिलेटिव्स और फैमिली इनका कैसा आपके प्रति व्यवहार होता है और कैसा आपको फील होता है कि अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ? जब बाहर आप जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो या फिर अकेले भी कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो, तो कैसा फील होता है अभी? ये भी काफ़ी प्राउड फील होता है गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी आपको जॉब मिले तो काफ़ी फैमिली प्राउड और रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आपकी फैमिली को भी रिस्पेक्ट मिलती है। आप कहीं पे भी जाओ, आप एक ऑफिसर हो तो गवर्नमेंट वाला ये तो है काफ़ी, और यही चार्म है एक्चुअली गवर्नमेंट का कि आपको एक स्टेबिलिटी के साथ एक रिस्पेक्टफुल, एक डिसेंट पेइंग और एक अच्छी जॉब भी दे रहा है, और आपको लगता भी है कि आप नेशन बिल्डिंग में और आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो आप। तो ये ओके, आप कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं उनका मानना ये है कि जो शुरुआत से पढ़ाई में अच्छे होते हैं, इनका एकेडमिक्स अच्छा हुआ होता है, वो ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि उनका गांव से पढ़ाई हुई है शुरुआती या अच्छी नहीं हुई है। तो आप शुरुआत में किस तरीके के छात्र थे? आपके एकेडमिक स्कूल में आप कैसे छात्र थे? तो एकेडमिक्स में वैसे तो अबव एवरेज है, बट मैं इंग्लिश की जर्नी बताता हूँ आपको। नाइन्थ क्लास थी और हमारे हाफ ईयरली एग्जाम से, तो उसमें मेरा इंग्लिश में स्कोर आया था 58, और वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर था हमारी क्लास में, मतलब जो बेंचमार्क सेट था एवरेज वाला, तो उसमें तो बट वही है कि नाइन्थ क्लास से फिर इंप्रूवमेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली होती गई, जैसे भी रीडिंग या जो भी चीज़ें हैं करता गया। तो फिर उसके बाद अब मेरा जो CGL 18 के थ्रू था, उसमें इंग्लिश में आउट ऑफ 200 मेरे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 199.6 था। तो एक टाइम पे जब 58 वाला आप देखो तो स्कोर वहाँ से जो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हुई है, तो ये होती है आपको एक टाइम पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो चाहे आप स्कूल टाइम पे कर लो या उसके बाद भी करो, बट अगर आप जितना लेट, मेरा ये है जैसे आप लॉजिकली सोचो, अब जितना लेट अपना प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई की तरफ जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। अब जैसे जो IIT करके आ रहे हो तो उसको उतना एफर्ट कम मारना पड़ेगा क्योंकि उसने पहले बहुत मेहनत कर रखी है। बट ये नहीं है, आप कवर कर सकते हो गैप जो भी है, एक अच्छे जो जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा और जिसका अभी एट प्रेजेंट इतना अच्छा पहले एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं रहा, बट वो ज़्यादा एफर्ट डाल के आप डिसिप्लिन स्केड्यूल फॉलो करके वो एकेडमिक गैप जो है ब्रिज कर सकता है। ओके, और जो एस्पिरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, एसएससी का ऐसा है कि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं इनमें, और जब 2 साल आप इंतज़ार करते हो और फिर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस जर्नी में, उनके लिए आपके क्या सजेशन ऐसे होंगे कि वो भी आप ही की तरह सेकंड अटेम्प्ट में अपना या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएँ? तो उनके लिए आपके फाइनल मैसेज क्या होंगे? तो फाइनल यही होगा कि आप एक बार अपना एनालाइज कीजिए, आपका जो भी स्कोर है, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया जिसमें नहीं हुआ, कितने मार्जिन से आप रहे हैं और किस पेपर में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते थे और कहाँ नहीं कर पाए। तो आप उसको एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, 1 दिन 2 दिन पूरा, चाहे आप एक वीक लीजिए। जैसे 17 वाला नहीं हुआ था तो बट मैंने उसको एनालाइज किया कि मैं कहाँ कहाँ स्कोर इंप्रूव कर सकता हूँ। जैसे जीके में मैंने देख लिया मैं अपना स्कोर ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता, अराउंड 15 है तो 15 से 25 मैक्सिमम 30, और बट उसमें एफर्ट अगर 30 तक ले जाना है मेरे को आउट ऑफ 50 तो बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा। वही मैथ्स और इंग्लिश देखूँ तो उसमें मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मतलब कम एफर्ट डाल के भी, और जितना एफर्ट डालूंगा तो उसकी आउटपुट ज़्यादा आएगी। तो आप ये एनालाइज कीजिए कि आपकी कहाँ वीकनेस है, स्वॉट एनालिसिस कीजिए, जैसे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस कहते हैं, आप कीजिए। और मॉक टेस्ट से आप करिए, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है फिर मॉक टेस्ट से आप स्पीड अप कीजिए प्रोसेस को। और फिर भी अगर आपका सेकंड थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट तक नहीं हो रहा तो आप दूसरे एग्जाम्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, एक एग्जाम पे खाली CGL पे डिपेंड ना रहे। तो तो पढ़ाई तो कर लेते हैं, अभी उनने टारगेट कर लिया कि 10 दिन 15 दिन ये चीज़ ख़त्म करनी है, फिर मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, लेकिन रिवीजन करना बहुत टफ होता है, रिवीजन करना भूल जाते हैं, जब बैठते हैं तो पुराना जो सब है वो जीरो हो जाता है। तो आप रिवीजन कैसे करते थे, और अगर आप किसी को एडवाइस करना चाहो तो रिवीजन की क्या टेक्निक ऐसी होनी चाहिए? तो एक फॉरगेटिंग कर्व है, एक साइंटिस्ट ने बनाई थी फॉरगेटिंग कर्व है कि आप 1 घंटे के बाद ही पहले तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो 5 मिनट के बाद ही आप 20% भूल जाओगे, ऐसा कुछ एक वो एक कर्व है, वो मैंने उसका कोरा पे भी लिखा हो डिटेल्ड आंसर। और ये है कि 1 दिन के बाद तो आपको सिर्फ उसका 20% याद रहेगा, तो आपको 1 दिन के अंदर ही जो आप पढ़ रहे हो नया सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो उसको आप रिवाइज एक बार कर लीजिए। जैसे मेरा रिवीजन मैंने कहाँ स्केड्यूल कर रखा था, जैसे सुबह पढ़ रहा हूँ मैं, सुबह तो न्यू फ्रेश सब्जेक्ट उठा लिया, दिन में पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, रात को सोने से पहले आधा घंटा या 40 मिनट उसको एक बार रिवीजन कर लिया, जो भी टफ सब जो भी मेरे को लग रहा है जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक बार आप फर्स्ट डे जो है रात को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रात को आप एक बार रिवाइज करते हो तो जब आप उसके बाद सोने जाओगे तो कंसेप्ट आपका माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्लीप भी कहते हैं रिमेम्बरेंस में हेल्प करती है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। और उसके बाद आप 1 डे के बाद एक आपकी रिवीजन होगी, फिर 1 वीक के बाद कर लीजिए, फिर 1 मंथ के बाद।
1 मंथ के बाद कर ली, अगर 1 मंथ के बाद भी आप हर चीज़ को एक बार रिवाइज कर रहे हो, फिर उसके बाद आपको इतनी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपका उसी में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, और जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी सोच रहे हैं, वो भी सपने देख रहे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोचिंग वाले जब जाते हैं तो रिसेप्शन पे वो भी यही सपने दिखाते हैं कि आप ये इंस्पेक्टर बनोगे। लेकिन जब वो तैयारी शुरुआत करते हैं अपनी, तो काफ़ी सारे बुक्स उनके सामने आते हैं, लीसेंट का उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया, पैरामाउंट, मतलब दुनिया भर के कोचिंग से के भी बुक्स हैं, नोट्स भी हो जाते हैं, तो सब इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो देख के पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तो आप नए एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि शुरुआती तैयारी कैसी करें, शुरू घुसें कैसे तैयारी में? शुरू में घुसने के लिए आप ना रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लीजिए। आप पहले तो एक ही बुक से आप कोशिश कीजिए कि उसी बुक से आप पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर्स है वो कंप्लीट करिए। क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी सिलेक्शन, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वो आपकी सिलेक्शन डिटरमाइन करेगी, ना कि ये कि आप कितने बुक से आप एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जैसे मैथ्स का अगर अलजेब्रा का चैप्टर हम एक एज ए एग्जांपल ले, ये नहीं कि आप अलजेब्रा को आप 10 बुक से पढ़ रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ये नहीं। आप एक या दो बुक्स रेफर कीजिए, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लीजिए, चाहे यूट्यूब से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, फिर मॉक टेस्ट के आप क्वेश्चन लगाइए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और स्पीड एक्यूरेसी सब आएगा आपका। तो पढ़ते हुए जो थ्योरी के लिए मैं कहूँगा कि सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, और फिर अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने या मॉक टेस्ट जो कहूँगा, मॉक टेस्ट में वो मल्टीपल मॉक टेस्ट आप उठाइए और करिए। ओके, और इसमें कोचिंग का कितना बड़ा बड़ा रोल होता है? क्योंकि अगर मुखर्जी नगर में मैं अभी रह रहा हूँ तो मुखर्जी नगर में अगर देखते हैं तो कोचिंग में हज़ार हज़ार स्टूडेंट्स के एक शिफ्ट लगते हैं, एक बैच लगते हैं। टीचर नीचे पढ़ा रहा है या फिर टीचर ऊपर पढ़ाता है तो नीचे 4 फ्लोर 5 फ्लोर पूरे भरे रहते हैं, एलईडी पे पढ़ रहे हैं बैठ के। तो कोचिंग लेना कितना इंपॉर्टेंट है? क्या विदाउट कोचिंग घर पे बैठ के तैयारी हो सकती है? तो मैंने तो विदाउट कोचिंग ही, क्योंकि जॉब के साथ था, तो जॉब के साथ तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं कोचिंग ले सकूँ। बाकी आज के टाइम पे मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी कोचिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब यूट्यूब पे भी रिसोर्सेज इतने, मतलब अगर किसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, किसी के बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो वो बेसिक्स से भी आपको यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज या टीचर्स आपको वो करवा रहे हैं। तो आप कोचिंग में ही होगा कि आप फिजिकल कोचिंग अगर आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, काफ़ी जा रहा है, कि आने जाने में ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड हो गया आपका, वो हो गया। तो कोचिंग का ऐसा जितना रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम जितने मेरे फ्रेंड्स भी है तो जिनका हुआ है तो विदाउट कोचिंग वाले काफ़ी हैं उसमें, मतलब ये नहीं कि हाँ कि सब ने कोचिंग रेफ़र किया है। ओके, और थैंक यू सो मच निखिल जी, आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया और अपनी जर्नी शेयर करी। आई होप दोस्तों निखिल जी की जो स्ट्रेटजी थी, जो जर्नी थी, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनकी स्ट्रेटजी से, और उन्होंने जो बुक्स वगैरह के बारे में बताया, कोचिंग के बारे में बताया, ये सब जानकर आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही जुड़े रहिए इस चैनल पर, और आपको आगे ऐसे ही ऑफिसर्स के साथ हम लगातार इंटरव्यू करते रहते हैं, एस्पिरेंट्स के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो ऐसे ही आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।